मैं हमेशा बोलता हूँ जब मैं बिहेवियर ट्रेनिंग लेने जाता हूँ कि मैं आपको कुछ नया सिखाने नहीं आया, मैं आपको वही बताने आया हूँ जो आपको ऑलरेडी पता है। बस अंतर ये कि वक्त के साथ वो चीज़ जो यहाँ होनी चाहिए थी वो धूल खाते 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 यहाँ कहीं पीछे पड़ी हुई है, और मैं उन्हीं चीज़ों को वापस यहाँ से निकालूंगा, उनके ऊपर जो धूल मिट्टी जमी है उनको हटाऊंगा और उनको वापस आपको रिमाइंड कर दूंगा कि ये बेसिक 7 बातें हैं। इन 7 बातों का ध्यान रख लिया तो दुनिया में कभी आपको पीछे पलट कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। मुझे आज भी याद है व्हेन आई वाज 16 एंड आई स्टार्टेड माय करियर। मेरे एक मेंटोर थे और मैं उस समय बहुत फैसिनेटेड था सक्सेस को लेकर, और मैं हमेशा पूछता रहता था उनसे कि सर मुझे लाइफ में सक्सेस हासिल करना है तो क्या करूं, ऐसी कौन सी चीज़ें जो अगर मैं कर लूं आज की डेट में ही, अगर अभी से ही करना चालू कर दूं तो मे बी आज से 5 साल बाद 10 साल बाद मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊँ। और आई स्टिल रिमेंबर उन्होंने मुझसे फिर ये बात बोली कि अगर तुम सक्सेस होना चाहते हो तो तुम्हें सक्सेसफुल लोगों को पढ़ना, समझना, उनसे जुड़ना, उनसे बातचीत करना चालू करना पड़ेगा। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस मयंक कि इफ़ यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ यू हैव टू डेवलप सक्सेसफुल हैबिट्स। और फिर उन्होंने मुझे ये किताब दी। किताब का नाम था द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीवन कोई। नाउ मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी बात बोली थी कि जब भी मैं कोई किताब पढ़ता हूँ उसके पहले मैं इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता हूँ कि वो किताब लिखी किसने। और अगर मैं स्टीवन कोई की बात करूँ सो ही इज़ अ वेरी एडमायरेबल मैन। मोस्ट ऑफ द पीपल दे कंसिडर हिम एज द ग्रेटेस्ट मैनेजमेंट गुरु ऑफ ऑल टाइम। आज तक की हिस्ट्री में जितने भी मैनेजमेंट गुरुज हुए हैं उनमें अगर सबसे ऊपर कोई हैं तो वो स्टीवन कोई हैं। आप इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि व्हेन ही वॉज रनिंग हिज ट्रेनिंग कंपनी, जितनी भी फॉर्च्यून 500 कंपनीज थी उनमें से 2/3 कंपनीज जो थी वो अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में स्टीवन कोई को इन्वॉल्व करते थे, और कोई ना कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम या कंसल्टेंसी स्टीवन कोई से लेते रहते थे। बहुत कम एज में ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स, बट ड्यू टू अ सीवियर इंजरी उनको स्पोर्ट्स क्विट करना पड़ा एंड देन ही केम इनटू एकेडमिक्स। बचपन से ही वॉज पार्ट ऑफ द डिबेट टीम और एकेडमिक्स में भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसी सक्सेस को उन्होंने आगे मल्टीप्लाई किया। ही डिड हिज MBA फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद ही स्टार्टेड हिज ऑन ट्रेनिंग कंपनीज। और बाहर के देशों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे देशों में हमने फील नहीं की वो ये है कि वहाँ पर कैरेक्टर के ऊपर बात करने के लिए बहुत सारे लोग ना तो रेडी रहते हैं और ना उन्हें पता होता है कि क्या करना होता है। अगर आज हम अपने इंडिया की बात करें, स्पिरिचुअलिटी की बात करें, रिलीजन की बात करें, तो हमारे सामने ऐसे बहुत सारे रोल मॉडल्स हैं। चाहे मैं राम की बात करूं, कृष्ण की बात करूं, किसी भी और भगवान की बात करूं, तो इनडायरेक्टली हमारे पास कैरेक्टर वैल्यूज़ को बिल्ड करने के लिए बहुत सारा अच्छा साहित्य था जो अमेरिका के पास नहीं था। अमेरिका का जितना भी सेल्फ हेल्प लिटरेचर था वो लगभग पिछले 200 सालों में लिखा गया था, और पिछले 200 सालों से लेकर 150 सालों तक जितना भी लिटरेचर सेल्फ हेल्प में लिखा गया था दैट इज कॉल्ड द कैरेक्टर एथिक्स। जो पिछले 50 सालों का लिखा हुआ लिटरेचर है दैट वाज कंसिडर्ड एज द पर्सनालिटी एथिक्स। अब अगर इन दोनों चीजों के डिफरेंस को भी हम समझें तो ये जो कैरेक्टर एथिक्स है यानी पिछले 200 सालों से लेकर पिछले 150 सालों तक का ये जितना भी लिटरेचर है दैट वाज फोकसिंग मोर ऑन बिल्डिंग द कैरेक्टर ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन, जहां पर इंटीग्रिटी की बात होती थी, ऑनेस्टी की बात होती थी, डिग्निटी की बात होती थी, परसिवरेंस की बात होती थी। और अगर आप देखिए सोशल मीडिया के इस टाइम में जितना भी सेल्फ हेल्प ज्ञान आ रहा है या जितना भी मोटिवेशन आ रहा है, आप देखिए किस प्रकार के प्रोग्राम्स आजकल पिछले कुछ सालों में लॉन्च हो रहे हैं कि कैसे 15 दिन में अपना पेट कम करें, कैसे 2 हफ्तों में बॉडी बना लें, कैसे 2 हफ्तों में अपने बाइसेप्स का साइज 1 इंच बढ़ा लें। यानी हम यहाँ पर इस तरीके से बात कर रहे हैं कि क्विक फिक्सेस क्या है हमारे पास ऐसी कौन सी चीजें जिनको मैं अभी कर लूं और अभी रिजल्ट आ जाए, कैसे 1 हफ्ते में पैसे कमा ले, कैसे 1 साल में पैसा डबल कर ले। यानी पिछले अगर हम 200 सालों की स्टडी करें तो जहां पर अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वॉशिंगटन, विंस्टन चर्चिल जैसे लोग उस बारे में फोकस करते थे कि किस तरीके से तुम्हें अपने अंदर वो कैरेक्टर बिल्ड करना है, जो सेम काम इंडिया में विवेकानंद कर रहे थे वही ये प्रकार के लोग वो कर रहे थे। बट जैसे ही बाद में ये सेल्फ हेल्प गुरुज का एक चलन चालू हुआ, वो सारी की सारी चीजें इस बारे में बढ़ गई कि टेक्निक्स क्या होती हैं, कौन सी 3 चीजें कर ले, कौन सी 2 चीजें कर ले। पहले ऐसी बातें नहीं होती थी।
स्टीवन कोई ने भी जो ये किताब लिखी द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, तो उन्होंने ना सिर्फ 200 सालों की हिस्ट्री को स्टडी किया कि सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, उसी के अलावा वो सारे जितने भी उस समय के सो कॉल्ड सक्सेसफुल लोग थे उनके साथ उठते थे, बैठते थे, उनको बारीकी से उनका अध्ययन करते थे, उनकी हैबिट्स को समझते थे, और उसके 50 साल के लगभग फ्रेमवर्क के बाद ही प्रिपेयर्ड दिस बुक, द ग्रेटेस्ट बुक आई कैन से दैट, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। आज इसी के बारे में मैं आपसे बात करूंगा और चलिए शुरू करते हैं। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। पहली हैबिट की बात करते हैं। द फर्स्ट हैबिट इज बी प्रोएक्टिव। अब बहुत आसान भी है इस बात को समझना और बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि कोई ऐसी हैबिट नहीं है कि सुबह उठो और ब्रश करो, कोई ऐसी हैबिट नहीं है कि बाल काट लो, कोई भी यूं चीज नहीं हो रही कि आपसे मैंने क्लियरली बोल दिया कि 2 घंटे पढ़ाई कर लो। बी प्रोएक्टिव का मतलब होता है इस बात को समझना कि आपकी लाइफ आपके हाथों में। बी प्रोएक्टिव का मतलब होता है इस बात को समझना कि भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। इसी बात को हमने इस तरीके से कहा और उन्होंने इस तरीके से कहा कि टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन एक्शंस एंड अंडरस्टैंडिंग दिस। अगर एक लाइन में डिफाइन करूं कि बी प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है, तो बी प्रोएक्टिव का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू मेक थिंग्स हैपन। कोई भी चीज दुनिया में अपने आप नहीं होगी। इफ यू वॉन्ट एनीथिंग टू बी डन, यू विल हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ। अगर आप चाहते हो कि कोई भी काम किया जाए, कोई भी चीज हो, तो उस चीज का एक्शन आपको खुद लेना पड़ेगा। अब इस बात को समझना है कि इसका एक और मतलब क्या है। तो पहली बात तो ये हो गई कि भैया मुझे अपने एक्शंस खुद लेने हैं। दूसरा मतलब क्या हो गया, लाइफ में 2 प्रकार की चीजें होंगी, एक वो जो आपके कंट्रोल में है और एक वो जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जो आपके कंट्रोल में है उसको स्टीवन कोई ने कहा कि देयर इज अ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड देन देयर इज अ बिगर सर्कल विच इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ कंसर्न। तो जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है ये एक ऐसा सर्कल है जहां पर चीजें मेरे हाथ में है। मैं भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, लाइट्स लगी हुई हैं, ये लाइट्स में बंद कर सकता हूं। ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये माइक में हटा सकता हूं। अगर वॉइस क्लैरिटी नहीं है तो मैं माइक लगाकर वो वॉइस क्लैरिटी ला सकता हूं। यानी सारी चीजें मुझे ही करनी पड़ेंगी। दूसरी बात, मेरे हाथ में जो चीजें नहीं है, द थिंग्स दैट आई कैन नॉट कंट्रोल, द थिंग्स दैट आई कैन नॉट इन्फ्लुएंस, उन चीजों से मुझे अपने आप को बॉदर नहीं होने देना है। इसमें एक बहुत अच्छी एनालॉजी वो इस तरीके से लेकर आए कि जिस तरीके से हम हमारे आसपास के वेदर से अफेक्ट होते हैं, उसी तरीके से एक वेदर हमारे अंदर भी होता है। एक मौसम हमारे बाहर होता है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है। आप देखिए, आप अक्सर जाएंगे, हैंग आउट करेंगे, चाय की ठिए पे जाकर कहीं बैठेंगे, एंड यू विल रियलाइज कि वहां पर मौसम की बात हो रही है, वहां पर पॉलिटिक्स की बात हो रही है, वहां पर क्रिकेट की बात हो रही है, वहां पर उन मुद्दों पे बात हो रही है जिन मुद्दों का कुछ किया नहीं जा सकता। ये डिस्कशन हो रहा है कि देश में क्या किया जा सकता है, बजाय ये डिस्कस करने के कि मैं अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकता हूं, मैं अपनी ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो चेंज कर सकता हूं जिस वजह से मुझे वो रिजल्ट्स मिल पाए जो मुझे नहीं मिल पाए आज तक। वो एक बहुत अच्छा जो कोटेशन है कि इफ यू वांट टू हैव व्हाट यू नेवर हैड, यू विल हैव टू डू व्हाट यू नेवर डिड। अगर तुम लाइफ में वो हासिल करना चाहते हो जो तुम्हें आज तक नहीं मिला, तो उसके लिए तुम्हें वो करना पड़ेगा जो तुमने आज तक नहीं किया। क्योंकि अगर तुम वो नहीं करोगे जो तुमने आज तक नहीं किया, तो तुम्हें कभी भी वो नहीं मिलेगा जो तुम्हें आज तक नहीं मिला। तो बी प्रोएक्टिव का मतलब इस बात को समझ लेना कि अगर तुम्हें लाइफ में कोई भी चीज हासिल करनी है तो उसके लिए एक्शंस तुम्हें लेना पड़ेगा, और उन एक्शंस को लेने के दौरान लाइफ में 25 ऐसी चीजें होंगी जिनमें से 20 चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं होंगी और सिर्फ वो 5 चीजें तुम्हारे हाथ में होंगी। तो सबसे पहले एक्शंस लो, उस दौरान वो चीजें जो तुम्हारे हाथ में है उन्हें कंट्रोल करो, ज्यादा से ज्यादा, बेहतर से बेहतर कंट्रोल करो, ट्रायल एंड एरर करो, और जो चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं है उन चीजों को छोड़ो। अगर कुछ भी ऐसा होता है जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तो आस्क योरसेल्फ, क्या ये मेरे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का हिस्सा है या ये मेरे सर्कल ऑफ कंसर्न का हिस्सा है। हमें करना क्या है लाइफ में, हमें वो जो छोटा सा सर्कल है जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, क्योंकि हम ज्यादा चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को हम बड़े से बड़ा करें, और जो सर्कल ऑफ कंसर्न है जो ऑलरेडी बहुत बड़ा होता है उसको हम छोटे से छोटा करें। और अगर इन 2 चीजों को करने में हम कामयाब हो गए तो हमारा फोकस लाइफ में उन्हीं चीजों के ऊपर रहेगा जिन चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम परेशान कम होंगे, हम कम भटकेंगे, हम कम निराश होंगे, हम कम हताश होंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाएंगे। तो सक्सेसफुल होने की पहली शर्त यह है, बी प्रोएक्टिव। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद एंड इन योर माइंड। क्या चाहिए, पहले से क्लियर होना चाहिए। जब तक इस बात की क्लैरिटी नहीं है कि मैं क्या आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तब तक मुझे क्या इनपुट लगाना है ये मुझे पता कैसे चलेगा। सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना कि मेहनत करनी है, सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठना है। आप अक्सर लोगों से बात करिए, क्या करूं सर जी, सुबह जल्दी उठ जाओ। हाँ, सुबह उठ के जल्दी क्या करूं, कुछ भी। मेरे ही घर में एक चाचा जी हैं, सुबह 7 बजे उठ जाते हैं,
और 9 बजे तक पेपर पढ़ते रहते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, वो 7 से 9 में जो पेपर पढ़ रहे हैं, वो पेपर पढ़ना उनकी लाइफ का गोल है क्या? अब मैं उन लोगों से बात नहीं कर रहा जिनको पेपर इसलिए पढ़ना है कि उन्हें कोई एग्जाम निकालनी है, उन्हें अपडेटेड होना है, उनके लिए वो जनरल अवेयरनेस का हिस्सा है, जनरल नॉलेज का हिस्सा है, करंट अफेयर्स का हिस्सा है। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो पेपर ही चाटते रहते हैं। आप देखिए मैक्सिमम लोगों के घर में जब पेपर आता है तो 4-4, 5-5 घंटे तक वो लोग पेपर ही पढ़ते रहते हैं। सुबह उठते साथ ही दूसरे पेपर्स आ जाते हैं मॉर्निंग वाले, दोपहर होते साथ ही दोपहर वाले पेपर आने जाते हैं। अब इनका नतीजा क्या निकलता है? कुल मिलाकर आदमी 4-5 घंटे पेपर ही पढ़ता रहता है और फिर वो बोलता है अपडेटेड रहो। अपडेटेड किस चीज़ के लिए रहो? क्या जानूँ मैं? कितने खून हुए, कितने रेप हुए, क्या क्या गलत चल रहा है सोसाइटी में? और या फिर मैं हमेशा इस बात के ऊपर फोकस करूं कि सुबह उठकर मैं करूं क्या? आप देखिए पहले के लोग जब सुबह उठते थे तो सुबह उठते साथ ही वो पहले नहाते थे, धोते थे, पूजा पाठ करते थे। दे यूज टू हैव अ मॉर्निंग रूटीन, एक रिचुअल होता था उनका, और वो 7-8 बजे तक बिल्कुल इस तरीके से तैयार हो जाते थे कि अब वो दुनिया जीतने के लिए तैयार है। सिर्फ सुबह उठना मकसद नहीं होना चाहिए जब तक ये क्लियर नहीं है सुबह उठकर करना क्या है, वरना उठते रहो सुबह, रात में लंबा जगो। अगर रात में लंबा इसलिए जग रहे हो कि तुम्हें एक सिलेबस कंप्लीट करना है, कल तुम्हारी एग्जाम है और तुम्हें पढ़कर आना है और तुम रात भर जगे और पढ़ पाए, दैट्स रियली ग्रेट। यानी हैबिट अपने आप में गलत या सही नहीं है, उसके पहले इस बात को भी क्लियर होना बहुत जरूरी है कि तुम अल्टीमेटली एंड में क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो। और इसके लिए एक बहुत पावरफुल आइडिया जो दिया इस किताब का, सबसे पावरफुल आइडिया जो मैं आपसे शेयर करने चाह रहा हूं, जिसको मैं हमेशा बोलता हूं अ लाइफ चेंजिंग आइडिया, जो इस किताब से मैंने निकाला। स्टीवन कोई सेज कि इमेजिन करो कि तुम एक फ्यूनरल में गए हो, और जब तुम फ्यूनरल में गए हो और वहां पर कास्केट में तुम्हारी लाश पड़ी हुई है और तुम एकदम से स्तब्ध रह जाते हो देखकर कि अरे ये तुम अपने ही फ्यूनरल में आए हो और वहां पर जितने भी लोग हैं वो लोग इसलिए वहां पर इकट्ठा हुए हैं क्योंकि तुम्हारी डेथ हो चुकी है। और अब उनमें से एक एक करके कुछ लोग स्टेज पर आकर तुम्हारे बारे में ये बताएंगे पूरी दुनिया को कि वो तुम्हारे बारे में क्या महसूस करते हैं, तुम इंसान कैसे थे। तो अब मुझे एक बात बताइए, जो आपका एक क्लोज फ्रेंड है वो आपके बारे में क्या बताएगा? वो क्या बताएगा कि आपके पास क्या कैरेक्टर्स थे? वो क्या बताएगा कि आपकी सक्सेस कैसी थी? तो स्टीवन कोई बोलते हैं, अब बताओ कि जब तुम अपने ही फ्यूनरल में खड़े हो और तुम देख रहे हो कि लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं, तो तुम क्या चाहते हो लोग तुम्हारे बारे में क्या बात करें? और जो भी चीज आप चाहते हैं उसको पेपर के ऊपर लिख लीजिए। मैं चाहता हूं कि मेरा पड़ोसी मेरे बारे में ये बात बोले, मैं चाहता हूं वो जो मेरा कलीग है वो मेरे बारे में ये बात बोले। मेरा कलीग ये बोलना चाहिए कि ही इज द हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम, या मैंने उससे ज्यादा मेहनत करता हुआ किसी इंसान को नहीं देखा। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई पार्टनर है और आपका पार्टनर स्टेज पर आ रहा है और वो ये बोलना चाहता है कि इससे ज़्यादा मतलब बहुत ही प्यारा इंसान था ये, इससे ज़्यादा प्यार मुझे किसी ने नहीं किया, मैं इस पर बहुत ट्रस्ट करता था, इसने मेरा ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ा। यानी कौन सी ऐसी ऐसी बातें हैं जो चाहते हो कि आपका नेबर आपके बारे में बोले, आपका बेस्ट फ्रेंड आपके बारे में बोले, आपके परिवार वाले आपके बारे में बोले, आपके जो एक्सटेंडेड फैमिली है, आपके जो दूर के खानदान वाले लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके समाज वाले लोग हैं, वो आपके बारे में क्या बोले? तो यानी ये जैसे ही आप इस चीज़ के ऊपर सोचेंगे एंड यू विल स्टार्ट मेकिंग फ्यू पॉइंट्स कि क्या चाहता हूं, दुनिया मुझे किस तरीके से याद रखे, तो यही आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। एक बहुत अच्छी बात जो हमें हमेशा इस बात में ध्यान रखनी है, स्टार्ट विद एंड इन योर माइंड या बिगिन विद एंड इन योर माइंड, कि आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां पर चेंज इज इनएविटेबल। चेंज बदला नहीं जा सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि चेंज ना हो, चेंज तो होगा। पर अगर एक बात बताओ, उस चेंज के साथ अगर हमारे वैल्यूज़ भी चेंज हो गए, हमारे गवर्निंग प्रिंसिपल्स भी चेंज हो गए, तो फिर तो हम धोबी के कुत्ते हैं, ना घर के ना घाट के, बिन पेंदी के लोटे हैं, कहीं भी लुढ़क जाएंगे। तो वो ये बात बोलता है कि इस कांस्टेंट चेंज होने वाली दुनिया में एक चीज जो चेंज नहीं होनी चाहिए वो है तुम्हारा वैल्यू सिस्टम, वो है तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है जो चेंज ना हो। तो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें बनाना है। तुम जब भी किसी गोल को अचीव करने जा रहे हो, तुम्हें इस बात को डिसाइड करना है कि कुछ भी हो जाए इन चीजों से मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए इन चीजों को तो मैं हासिल करके रहूंगा, और इन चीजों को हासिल करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। तो आपको पता है किसी भी सिचुएशन में ओनरशिप लेने से पहले आपको सिचुएशन से क्या आउटपुट चाहिए। सो ऑलवेज स्टार्ट विद एंड इन योर माइंड। अगर आप चाहते हो कि आप एक इंटरव्यू में जा रहे हो, वो इंटरव्यू आपको निकालना है, अब अड़ना यूं नहीं है कि यही इंटरव्यू निकालना है। इस बात को समझना है कि अगर मैं इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ तो पहली हैबिट पे जाओ, बी प्रोएक्टिव।
जाकर समझो कि किन चीज़ों की वजह से मुझे वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो मुझे चाहिए थे, और अगली बार जब कोई इंटरव्यू देने जाओ तो स्टार्ट विद एंड इन योर माइंड कि ये गलतियां हुई थी पिछली बार मयंक, इन गलतियों को मुझे रिपीट नहीं करना है, इन गलतियों को रिपीट नहीं करूंगा और इन नई चीज़ों का मैं ध्यान रखूंगा, और उस दौरान अगेन ट्रायल एंड एरर होगा। फिर वही चीज़ें आएंगी कि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस आएगा, सर्कल ऑफ कंसर्न आएगा। उन चीज़ों को जिनको मैं बदल नहीं सकता उन पर मैं ज़्यादा सोचूंगा नहीं, वो चीज़ें जो बदली जा सकती हैं सारा फोकस उनके ऊपर लगा दूंगा। और पहले से क्योंकि मुझे पता चलेगा कि मुझे क्या चाहिए इस पर्टिकुलर मीटिंग से, इस पर्टिकुलर इंटरव्यू से, इस पर्टिकुलर क्लाइंट से, इस पर्टिकुलर कलीग से, तो मैं उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही आगे बढ़ूंगा, सो दैट नो वन कैन स्टॉप मी फ्रॉम अचीविंग द सक्सेस दैट आई डिजायर एंड डिजर्व। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। देखिए कितना अच्छा एक क्वेश्चन है, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन, कि व्हाट वन थिंग कुड यू डू विच यू आरंट डूइंग नाउ दैट इफ यू डिड इट रेगुलरली वुड मेक अ ट्रेमेंडस डिफरेंस इन योर बिजनेस एंड पर्सनल लाइफ। वो एक ऐसी कौन सी चीज है जो आपको कायदे से तो करना चाहिए पर आप नहीं कर रहे हैं, और अगर आप उस चीज को करने लग जाएं तो दैट इज गोइंग टू मेक अ बिग डिफरेंस इन योर पर्सनल लाइफ एज वेल एज योर प्रोफेशनल सक्सेस। तो अब ये जो हैबिट है, ये हैबिट सेल्फ लीडरशिप और सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में। लीडरशिप और मैनेजमेंट को देखिए कितने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया इस किताब ने कि आपको क्या करना है, ये लीडरशिप है। एंड द मोमेंट यू डिसाइड कि अच्छा ये मेरा प्लान है, ये मेरा ब्लूप्रिंट है, इस चीज को मुझे करना है, अब उसके बाद आ जाता है मैनेजमेंट। अब आपको क्या क्या करने की जरूरत है और क्या क्या ना करने की जरूरत है इन ऑर्डर टू अचीव जो आपके लीडरशिप ने डिसाइड किया है। यानी हर व्यक्ति लाइफ में उसके दो जो प्रिंसिपल्स होते हैं जिनकी वजह से वो सक्सेसफुल होता है, दैट इज पर्सनल लीडरशिप और पर्सनल मैनेजमेंट, या सेल्फ लीडरशिप और सेल्फ मैनेजमेंट। इस बात का आभास होना एक इंसान को कि इन ऑर्डर टू सक्सीड इन लाइफ क्या क्या चीजें जरूरी हैं, ये सेल्फ लीडरशिप है। और उन चीजों को एग्जीक्यूट करने के दौरान जो डिसिप्लिन की प्रॉब्लम्स आती हैं, मोटिवेशन की प्रॉब्लम्स आती हैं, रिसोर्सफुलनेस की प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ चीजें अरेंज हो पाती हैं, कुछ चीजें अरेंज नहीं हो पाती, उन चीजों को कैसे अरेंज किया जाए, क्या बिहेवियर रखना है, क्या मोटिवेशन रखना है, क्या हैबिट्स रखना है, ये सारी चीजें मिलकर आ जाती हैं सेल्फ मैनेजमेंट में। तो एक व्यक्ति के पास अगर सेल्फ लीडरशिप और सेल्फ मैनेजमेंट दोनों है तो ये जो हैबिट है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये बहुत आसान हो जाता है। अदरवाइज आपको पता चल गया कि अब आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में क्या चीजें आनी चाहिए। यू हैव टू फोकस कि क्या चीजें आपको करनी पड़ेंगी जिस वजह से आप लाइफ में वो अचीव कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। और दूसरी बात, वो करने के दौरान जो आपको 50 दिक्कतें आएंगी, उन दिक्कतों से आपको रुकना नहीं है, बल्कि आपको वो रास्ते निकालते रहने हैं ताकि आपको आपकी मंजिल पर पहुंचने से कोई रोक ना पाए। हैबिट नंबर 4, सीक टू अंडरस्टैंड देन बी अंडरस्टूड। सबसे पहले सामने वाले को समझने की कोशिश करो। अब देखिए सुनने में कितनी आसान सी बात लगती है कि किसी को समझने की कोशिश करो। आदमी बोलता समझते ही, पर क्यों समझते हो? इसीलिए समझते हो कि उसे सही में समझना चाहते हो, और या फिर जैसे स्टीवन कोई ने पूछा कि लिसन विद नॉट विद द इंटेंट टू रिप्लाई, to convince or to manipulate. Listen simply to understand, to see how other party sees things. किसी भी व्यक्ति को चेंज करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, कन्विंस करने के लिए मत सुनो। देखो करना तो यही है, पर स्टार्ट मत करो। इसलिए आप देखिए कई बार किसी को फोन लगाते हैं तो आप फोन लगाते साथ ही जिससे 3 महीने बाद बात कर रहे हो सीधे काम की बात नहीं करते। आप पूछते हैं और सर कैसे हैं, क्या चल रहा है। क्यों? क्योंकि आप ये बताना चाहते हो कि आपसे मुझे काम तो है, पर आपसे मुझे सिर्फ काम नहीं है। आप भी जब किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, जिस तरीके से आपकी लाइफ में 25 प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरीके से आपकी लाइफ में बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, सामने वाले की लाइफ में भी हो सकती है। हो सकता है सामने वाला आपसे कुछ ऐसा बोलना चाह रहा हो जो हम समझने के लिए नहीं समझ रहे, उसको रिप्लाई करने के लिए समझ रहे, उसको मैनिपुलेट करने के लिए समझ रहे, उसको कन्विंस करने के लिए समझ रहे, उससे अपना काम निकलवाने के लिए समझ रहे हैं। और ये गलत नहीं है, पर इसको उल्टा करके यूं देखो कि अगर आपके पास भी कोई व्यक्ति सिर्फ काम निकलवाने आए, सिर्फ आपसे अपने मतलब हल कराने आए, आपको मैनिपुलेट करने के लिए आए, आप नहीं होंगे। तो आप ये कैसे उम्मीद कर रहे हैं सामने वाला हो जाएगा? तो इस बात को भी समझना है कि सीक टू अंडरस्टैंड देन बी अंडरस्टूड। आपको समझना पड़ेगा कि एम्पैथी क्या है, और उस बात को समझने के लिए सबसे पहले यह भी समझना पड़ेगा कि एम्पैथी सिंपैथी नहीं है। तो एम्पैथी की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन जो यहां पर दी उन्होंने की, एम्पैथेटिक लिसनिंग इज विद द ईयर्स, आईज एंड हार्ट फॉर फीलिंग, फॉर मीनिंग। यानी अगर आप किसी को एम्पैथेटिकली सुनना चाह रहे हैं, और दूसरी भी बात समझना यहां पर,
एम्पैथी का मतलब ये नहीं होता कि आप सामने वाले को सुनकर उससे अग्री करेंगे, नहीं जरूरत है आपको। हो सकता है आपके वैल्यूज और उसके वैल्यूज बिल्कुल अलग हो, या आप वहां पर किसी और इंटेंट के साथ ही बैठे और सामने वाला बिल्कुल ही किसी और इंटेंट के साथ बैठा है। बट एम्पैथी का मतलब इस बात को क्लियरली समझ लेना होता है कि काम तो बेटा मैं वही करवाऊंगा जो मुझे करवाना है, पर मैं फिर भी तेरे को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करूंगा ताकि मैसेज मैं भी ये दे सकूं कि सिर्फ काम निकलवाने नहीं आया, तुझसे एक लॉन्ग टर्म एक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाह रहा हूं, जिसमें मैं अगली जो हैबिट आपसे बात करना चाह रहा हूं जिसको हम बोलते हैं थिंकिंग विन विन अप्रोच, वो मैं स्टैब्लिश कर सकूं। तो आप किसी से भी विन विन का जो अप्रोच है वो स्टैब्लिश तब तक नहीं कर सकते जब तक आप एक एम्पैथी कायम नहीं करेंगे। तो एम्पैथी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और एम्पैथी का यहां पर एक हैबिट के तौर पर जो मतलब है, जो आपको हमेशा दिमाग में ध्यान रखना है, वो ये है कि सीक टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। हैबिट नंबर 5, थिंक विन विन। एक सिंपल सी बात दिमाग में गांठ बांध लीजिए, या तो दोनों का फायदा होगा या देयर इज नो डील। कभी भी किसी को आप प्रपोजल दे रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जब तक दोनों लोगों का फायदा नहीं होगा तब तक कोई भी डील, कोई भी प्रपोजल, कोई भी चीज लॉन्ग टर्म में वर्क नहीं करेगी। आपके साथ कोई भी व्यक्ति तब तक ही काम करना चाहता है जब तक उसका भी फायदा उस डील में हो। तो या तो आप उसे बेवकूफ बना लेंगे, पर कब तक बनाएंगे, और फिर आपकी इंटीग्रिटी का क्या। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप किसी भी सिचुएशन में जाएंगे, आप हमेशा अपने आसपास ऐसे लोगों को जोड़ना चाहते हैं और चाहते हैं आपके आसपास ऐसे लोग रहें जो आपका भी फायदा चाहें। अगर आप जब तक विन विन फिलॉसफी पे नहीं चलेंगे, जब तक आपके फायदे में दूसरों का फायदा और दूसरों के फायदे में आपका फायदा नहीं होगा, तब तक फायदा कभी भी कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म में वर्क नहीं करेगा। इसी बात को समझने के लिए एक और बात भी समझना जरूरी है कि ये फिलॉसफी वही व्यक्ति अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है जिसके पास ऑलरेडी 3 क्वालिटीज हो। पहली क्वालिटी है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी ऑनेस्टी से थोड़ी सी अलग है। ऑनेस्टी का मतलब है अगर मैंने आपसे कोई वादा किया है और वादा मैं निभाऊं तो मैं ऑनेस्ट हूं, जो बात मैंने आपसे बोली है मैं उस बात पे कायम रहूं तो मैं ऑनेस्ट हूं। पर कई बार बातें तो हम खुद से भी बोलते हैं, हम खुद से ये वादा करते हैं कई बार कि मैं कल से रोज सुबह जल्दी उठूंगा, परसों से मैं जिम जाऊंगा, या फिर मैं अपनी इंग्लिश और इंप्रूव करूंगा, मैं इंटरव्यूज की और तैयारी करूंगा। और हम वक्त के साथ देखते हैं दूसरी चीजें आ जाती हैं और वो जो वादे हमने अपने आप से ही किए हुए थे, हम अपने आप से ही कहीं ना कहीं उन्हें तोड़ने लगते हैं। यानी इस बात का सबूत है ये कि हमारे अंदर इंटीग्रिटी नहीं है। जिस इंसान के अंदर इंटीग्रिटी नहीं है, जो अपना फायदा ही नहीं कर पा रहा, वो दूसरों का फायदा क्या करेगा। दूसरी बात, आपके अंदर करेज और कंसिडरेशन के बीच में जो बैलेंस होता है, जिसे हम मैच्योरिटी कहते हैं, वो होना जरूरी है। आपके अंदर इस बात की मैच्योरिटी होना चाहिए कि जब तक मैं एक ऐसा प्रपोजल नहीं बनाता, जब तक मैं इंटरव्यू में इस बात को लेकर अश्योर्ड नहीं हूं कि मैं जिस भी कंपनी का हिस्सा बनूंगा वहां पर फायदा पहुंचाऊंगा, जब तक एज एन एचआर या एक कंपनी के मालिक के तौर पर मैं इस बात को नहीं समझ लेता कि जितने भी लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, जिनका करियर ये कंपनी है, उनको जब तक मैं हर बार वो फायदा नहीं दूंगा जो वो सीख कर रहे हैं, तो क्या होगा। मान लीजिए एक व्यक्ति जो बहुत अच्छा डिजर्व करता है लाइफ में, आप उसे वो अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे जो आपको उसे देनी चाहिए। आज नहीं तो कल उसके अंदर की वो काबिलियत कोई और नोटिस कर लेगा और आप एक बहुत अच्छा एम्प्लॉय खो देंगे। दूसरी तरफ अगर आपको ये लगता है कि आप चालबाजी कर कर, इमोशनली ब्लैकमेल कर कर, पपी आइज बनाकर किसी भी कंपनी का हिस्सा बन जाएंगे, तो बताइए कब तक। क्योंकि जैसे ही साबित करने की बारी आएगी आप फेल हो जाएंगे। इसीलिए फेल हो जाएंगे क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत ऑलरेडी थी ही नहीं। आपके अंदर वो काबिलियत ऑलरेडी है तो वो विन विन ही चल रहा है। आपके अंदर ये करेज भी है, ये कंसिडरेशन भी है कि आप वहाँ डिजर्व करते हैं और आप सामने वाले को भी उतना ही फायदा पहुंचाएंगे जितना फायदा आप इस डील से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको दिमाग में हमेशा ये बात रखनी है कि दुनिया में इतना है कि तुम्हारा भी काम चल जाए और दूसरों का भी। क्योंकि जब तक आपको ये लगेगा ये मेरा है, सिर्फ यही चीज़ है दुनिया में, सिर्फ यही मिल सकता है और ये मुझे ही चाहिए, आप हो सकता है इसे हासिल कर लें, पर इसमें कोई आपका साथ नहीं देगा। इसमें आप कभी भी एक टीम बिल्ड नहीं कर पाएंगे। इसमें मार्केट में कभी भी आपका नाम नहीं होगा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि पूरी इंडस्ट्री, पूरी कम्युनिटी में आपके एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे, क्योंकि आप सक्सेस तो हो जाएंगे, बट किस कॉस्ट पर? अपने कैरेक्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज कर। सोचिए। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज। क्या मतलब है भाई सिनर्जाइज का? आज से 3-4 साल पहले मैं एक इंटरव्यू देने गया था। मेरे अनुसार वो इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। हालांकि मुझे वो इंटरव्यूअर कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया। उसने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे, मैंने सारे सवालों के सही जवाब दिए, एंड आई वॉज डैम कॉन्फिडेंट कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। टू माई सरप्राइज मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ।
एंड आई वॉज रियली फ्रस्ट्रेटेड एट इट। मैंने अपने सर को फ़ोन लगाया और मैंने उनसे बोला, सर मेरा इंटरव्यू लिटरली बिलीव कीजिए बहुत अच्छा हुआ था, एंड आई डोंट थिंक कि मतलब ऐसी कोई रीज़न मैं छोड़कर वहाँ पर आया था कि मेरा सिलेक्शन ना हो। उन्होंने पूछा क्या हुआ, मैंने बताया। उन्होंने पूछा वो इंटरव्यूअर कैसा था, उसे कैसे लगे तुम। तो मैंने बताया, मैंने सर इंटरव्यू अच्छा रहा पर मेरी उस इंटरव्यूअर से कुछ खास जमी नहीं, और आई डोंट नो शायद कोई पर्सनल रीज़न होगा, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया सर, पर मेरे साथ गलत हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। सो ही स्माइल्ड एंड ही टोल्ड मी, अच्छा मयंक एक बात बताओ, अगर उस इंटरव्यूअर की जगह पर तुम होते और तुम्हारी जगह पर वो इंटरव्यूअर होता तो क्या तुम उसे सिलेक्ट करते? मैंने बोला गुड क्वेश्चन सर, शायद नहीं करता। बोले राइट, यानी क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि उसके अंदर काबिलियत नहीं थी, या वो तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं दे पाता? बोले वो तुम्हारा बॉस था और वो ऐसे लोग ढूंढ रहा था जिसके साथ वो काम कर सके मिलकर, और कहीं ना कहीं तुम्हारा एटीट्यूड या तुम्हारा बिहेवियर उसे ऐसा लगा कि शायद इसको लीड करना मेरे लिए मुश्किल होगा, शायद इससे जो चीज़ें मैं उम्मीद कर रहा हूँ अपने सबऑर्डिनेट से, शायद ये मुझे वो डिलीवर ना कर पाए। यानी तुम्हारा रिजेक्शन यहाँ पर इस वजह से नहीं हुआ कि तुम डिजर्व करते थे या नहीं, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत थी या नहीं, तुम्हारे अंदर वो स्किल थी या नहीं, तुम वहां पर रिजेक्ट इसीलिए हुए क्योंकि तुम उस व्यक्ति को समझ नहीं पाए या वो व्यक्ति तुम्हें समझ नहीं पाया। यानी ये रिजेक्शन नहीं है, ये लाइफ का हिस्सा है। बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं जिनके साथ हमारा एक वाइब होती है वो नहीं मिल पाती, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो मैच नहीं कर पाती। सिनर्जाइज का मतलब इस बात को समझना है कि जस्ट बिकॉज दो लोग अलग अलग चीजें सोचते हैं, इसका ये मतलब नहीं है क्योंकि मैं वो सोच रहा हूं जो तुम नहीं सोच रहे, या जो तुम सोच रहे हो वो मेरे सोचने से अलग है, इसका मतलब या तो तुम गलत हो या तो मैं गलत हूं। हमें इस बात को समझना है कि द बेसिस ऑफ सिनर्जी इज दैट टू पीपल कैन डिसएग्री एंड बोथ कैन बी राइट। इट्स नॉट अबाउट लॉजिक, इट्स अबाउट साइकोलॉजी। इस बात को समझना कि कोई भी सही या गलत ही नहीं होता, वो अलग भी हो सकता है, और इन चीजों के बावजूद भी वी हैव टू गो विद द फ्लो। अगर हम चाहते हैं, भाई 700 करोड़ लोग हैं, हर व्यक्ति से हमारी सोच थोड़ी मिलती। वो एक बहुत अच्छा शेर था कि कुछ लोग हमसे शहर में बस यूं ही खफा हैं, हर एक से अपनी भी तबीयत नहीं मिलती। तो ये सिनर्जी जो स्टेप है सिनर्जाइज, ये अगर शायद वो इंटरव्यूअर समझ जाता तो मुझे हायर कर लेता, क्योंकि उसके लिए फ़ायदेमंद तो था मैं, पर उसे कहीं ना कहीं लगा कि ये व्यक्ति से शायद मैं काम ना निकलवाऊँ या ना निकलवा पाऊँ। और इसको ऐसे देखिए, मेरे अंदर वो काबिलियत थी जिससे मैं उस कंपनी को फ़ायदा दिला पाता, बट सिनर्जी ना होने की वजह से वो व्यक्ति मुझे हायर नहीं कर पाया, नुकसान उसका हुआ। आपको मैं सिर्फ इस तरीके से बताना चाहता हूँ, आप भी कहीं ना कहीं कुछ काबिल लोगों को अपनी लाइफ में बस इसलिए मत खो देना कि आपकी और उनकी सोच नहीं मिलती। सोच ना मिलना इज़ ओके, इनके बावजूद भी चीज़ें होती हैं और इनसे ज़्यादा बड़ी भी चीज़ें होती हैं। आपके पर्पज़, आपके विजन से बड़ा कुछ नहीं होता। इसके लिए अगर आपको सिनर्जाइज करना पड़ता है, अपनी जितनी भी एनर्जीज़ हैं, जितने भी फ्लो हैं, उन सबको अगर आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, यू विल डू दैट बिकॉज यू नो वॉट यू आर फाइटिंग फॉर एंड यू आर फाइटिंग फॉर अ बिग कॉज। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। मतलब शार्पन द सॉ का मतलब है अपनी जो कुल्हाड़ी है उसकी जो धार है उसे कभी भी फीका ना पड़ने दें। अभी हम एक बहुत सोशोलॉजिकल, इकोनॉमिक, बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पास से जो काम थे वो चले गए, बहुत सारे लोगों का बहुत नुकसान हो गया, जॉब चली गई, बिजनेस ठप हो गए, मार्केट भी वैसा नहीं रहा, बहुत सारे लोग हार कर थक कर बैठ गए। कुछ लोग इस दौरान भी ये फिगर आउट करने में लगे रहे कि अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम इस पर्टिकुलर एडवर्सिटी में कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकें। हमें भी इस बात को समझना है, लाइफ में हर बार चीज़ें वैसी नहीं होती जैसा हम चाहते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है हम बैठ जाएं। हम नहीं बैठे का मतलब क्या होता है? भाई जो व्यक्ति बैठ गया और जो नहीं बैठा में अंतर क्या है? जो लगा पड़ा है वो कहीं ना कहीं अपनी स्किल्स को, अपनी काबिलियत को, अपने माइंडसेट को रिफाइन करता रहेगा।
चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो सोशल हो, इमोशनल हो, स्पिरिचुअल हो, कोई भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है, उसमें जो आपकी कुल्हाड़ी है, यानी जो आपकी पर्सनालिटी है, जो आपका वर्क एथिक है, जो आपके कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, जो आपकी क्वालिटीज हैं, जो आपकी एबिलिटीज हैं, ये कभी भी धीमी नहीं पड़नी चाहिए। तो अगर मैं फिजिकल की बात करूं तो एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। मेंटल की बात करूं तो रीडिंग, नई चीजें पढ़ते रहना, विजुअलाइजिंग, प्लानिंग, राइटिंग। सोशल इमोशनल की बात करूं तो सर्विस, एम्पैथी, सिनर्जी, सिक्योरिटी। स्पिरिचुअलिटी की बात करूं तो स्पिरिचुअल रीडिंग, स्टडी, मेडिटेशन, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू। बहुत सारी चीजें हैं जिनमें इसमें मैं डिसएग्री भी करता हूं, पर डिसएग्री करना यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है। ये समझना है कि आप इनमें से किन बातों से एग्री करते हैं और उन बातों को करना चालू कर दीजिए। आपको इस बात को समझना है कि अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप लाइफ में क्या हासिल करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। अब अगर मैं पूरी बुक को समराइज करूं 2 मिनट के अंदर, तो सबसे पहली बात है कि हमने 7 हैबिट्स की बात की। 7 हैबिट्स में जो पहली हैबिट थी वो थी प्रोएक्टिव होना। प्रोएक्टिव होने का मतलब है भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खुद लेनी पड़ेगी। सफल होना मैं चाहता हूं, सपने मैंने देखे हैं, ख्वाहिशें मेरी हैं, तो उन्हें पूरा करने के लिए भी मुझे अपना 100% देना पड़ेगा। आई विल हैव टू डू वॉट एवर इट टेक्स एंड आई विल हैव टू टेक द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई एक्शंस, माई थॉट्स एंड माई हैबिट्स। तो अगर पहली हैबिट नहीं है तो बाकी सारी 6 हैबिट्स का कोई मतलब नहीं है। और 7वीं हैबिट जो है शार्पन योर एक्स, इसका मतलब यह है कि अगर आपने इस हैबिट को फॉलो नहीं किया तो आई एम सॉरी दोस्तों, ये जो शुरुआत की 6 हैबिट्स हैं ये कभी भी लॉन्ग टर्म में आपके साथ रह नहीं पाएंगी, क्योंकि 7वीं हैबिट का मतलब ही इन बाकी की 6 हैबिट्स के ऊपर हमेशा काम करते रहना है। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा, एक गाड़ी है तो एक गाड़ी में सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता कि पेट्रोल भरा कर रख लूं तो वो जिंदगी भर चलती रहेगी। मुझे उसकी सर्विसिंग भी करानी पड़ेगी, मुझे ये भी इंश्योर करना पड़ेगा उसमें ऑयल प्रॉपर है या नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा जो उसकी चेन है वो भी प्रॉपर चल रही है नहीं चल रही। यानी एक गाड़ी में भी सिर्फ एक कमी नहीं है, उसके अंदर भी 6-7 ऐसी चीजें जिनका मुझे हमेशा ध्यान रखना है। और इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस इन दिस एरा वी ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि ये 7 हैबिट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। इन सारी हैबिट्स का अगर हम ध्यान रखेंगे, इन सारी हैबिट्स को हम ब्लूप्रिंट की तरह रखेंगे। और एक बहुत बड़ी बात, ऐसा नहीं कि किताब पढ़ ली या ये वीडियो देख ली और आपको लग गया हो गया काम। इस वीडियो को आपको देखते रहना पड़ेगा, इस किताब को आपको पढ़ते रहना पड़ेगा। ये जब मैंने बुक रिव्यू की तो इस किताब को मैंने फिर कम से कम 11वीं 12वीं बार फिर पढ़ा मैंने। और फिर पढ़ा का मतलब ये नहीं कि मुझे पिछली दूसरी बार में, तीसरी बार में, चौथी बार में समझ में नहीं आई, पर मैं एक बात जानता हूँ। ब्रूस ली का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ अ पर्सन हु हैज प्रैक्टिस्ड 10,000 किक्स। मैं एक ऐसे व्यक्ति से नहीं डरता जिसने 10,000 किक्स की प्रैक्टिस की है। मैं एक ऐसे व्यक्ति से डरता हूँ, आई एम स्केयर्ड ऑफ अ पर्सन हु हैज प्रैक्टिस्ड 1 किक 10,000 टाइम्स। उस व्यक्ति से डर लगता है मुझे जिसने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की है। आपको भी समझना पड़ेगा, सक्सेसफुल होने के लिए वही 5, 7, 10, 15 चीजें हैं, उनके अलावा और 25 चीजें, 150 चीजें, 2000 चीजें नहीं है। पर उन्हीं चीजों को बार बार आपको अपने आप से ये सवाल पूछना पड़ेगा कि क्या मैं उसको रोज कर रहा हूं। मैं हमेशा बोलता हूं जब मैं बिहेवियर ट्रेनिंग लेने जाता हूं कि मैं आपको कुछ नया सिखाने नहीं आया, मैं आपको वही बताने आया हूं जो आपको ऑलरेडी पता है। बस अंतर ये कि वक्त के साथ वो चीज जो यहां होनी चाहिए थी वो धूल खाते खाते यहां कहीं पीछे पड़ी हुई है, और मैं उन्हीं चीजों को वापस यहां से निकालूंगा, उनके ऊपर जो धूल मिट्टी जमी है उनको हटाऊंगा और उनको वापस आपको रिमाइंड कर दूंगा कि ये बेसिक 7 बातें हैं। इन 7 बातों का ध्यान रख लिया तो दुनिया में कभी आपको पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये बुक रिव्यू पसंद आया होगा। इसमें मैंने सिर्फ वो नहीं बोलने की कोशिश की जो किताब में लिखा था, मैंने अपने ओपिनियंस भी आपके साथ शेयर किए। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर भेजिए जिनको ये वीडियो देखने की ज़रूरत है। और कौन सी बुक्स आप चाहते हैं मैं आगे रिव्यू करूं, अपने थॉट्स उन पे शेयर करूं। इसमें बहुत सारे ऐसे भी एलिमेंट्स थे जिनके ऊपर मैं अलग से कुछ वीडियोस बनाऊंगा, कुछ ट्रेनिंग के टूल्स भी आप लोगों को दूंगा। तो अगर आपकी कम्युनिटी में कोई भी ट्रेनर है तो उससे ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ट्रेनिंग के ऊपर, सेल्फ हेल्प के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं। सो आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो, लाइक माई चैनल। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इट विल रियली हेल्प माई चैनल ग्रो। थैंक यू सो मच।